हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अपने पढ़ते वक्त भी आप लोगों ने अपने टीचर्स रिस्पेक्टिव टीचर्स से सुना होगा कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके कुछ अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एडवांस लेवल के, वो अपन सोल्व करेंगे। एक एक करके चलते हैं और एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन? लेट्स गो थ्रू दिस। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? चलो फिर पहले क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल ऑफ H2। ऐसे क्वेश्चंस में गेम खेल जाता है। वो क्या पूछा हुआ है? पर मोल ऑफ H2 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहली बात तो बेटा होता क्या है? HOH क्या होता है? एनर्जी रिलीज आफ्टर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन क्या कहलाता है बच्चा मेरा? हीट ऑफ एल्काइन। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। एल्काइन क्या कहलाता है मेरा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेसिकली एल्कीन पर जब अपन H2 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं या फिर एल्काइन पर जब अपन H2 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, इस दौरान जब वो मेरा सैचुरेटेड क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, तो उस बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेसिकली जैसे ये मान लो मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है, इस पर मैंने क्या जोड़ा? H2। क्या बन जाएगा बेटा? CH2 H और H, ये बन जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब एक बात बताओ, तुम लोग काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो, यहां पर क्या टूट रहा है? पाई बॉन्ड टूट रहा है। यहां क्या टूट रहा है? सिग्मा बॉन्ड। और बन क्या रहे हैं? दो सिग्मा बॉन्ड। एक बात बताओ, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी सिग्मा की ज्यादा होती है कि पाई की? सिग्मा की ज्यादा होती है। अब यहां पर मैंने बात की कि स्टेबिलिटी मेरी फैक्टर क्या है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? सिग्मा की ज्यादा होती है पाई की। तो बेसिकली अनस्टेबल से स्टेबल मीडियम में जा रहा है, अनस्टेबल से स्टेबल मीडियम में जा रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। बेसिकली डेल्टा H नेगेटिव होगा। और ये ही मेरा क्या है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एक बात बताओ, जितने डबल बॉन्ड हो गए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। बेसिकली HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HO, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। भाई एक पाई बॉन्ड टूट रहा है बेटा, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है तो दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो चार सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे। जितने पाई बॉन्ड टूटेंगे उतने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा, जितना अनस्टेबल से स्टेबल जाएगा मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी। तो बेसिकली आपको मैंने बातों में पूरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दिया कि डेल्टा H मेरा क्या? HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, इफ number of pi bonds are same, if number of pi bonds are same, तो मेरा क्या हो जाता है? HOH मेरा क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्यों बेटा? जितना अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ये स्टेबिलिटी जितनी कम, HOH उतनी ज्यादा आसानी से टूटेगा। जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतना ही मेरा वो आसानी से H2 को लेगा। जितना आसानी से H2 लेगा वो नॉर्मल एल्केन में बनेगा, एल्केन में बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर अगर मेरा बेटा पर मोल HOH की बात की जाए तो डेल्टा H, देखो HOH मेरा क्या हो जाता है? फिर अपने को पाई बॉन्ड्स नहीं गिनने, सिंपल, और सिंपल क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी व्हेन पर मोल HOH, पर मोल की बात की जाए, पर पाई बॉन्ड या फिर पर मोल की बात की जाए। इस क्वेश्चन में पर मोल की बात की गई है। अब एक बात बताओ, देखा जाए तो यहाँ पर 1 ब्यूटीन है, यहाँ ट्रांस 2 ब्यूटीन है, यहाँ सिस 2 ब्यूटीन है, यहाँ क्या है बेटा? 1,3 डाई ब्यूटीन, ये है मेरा। अब एक बात बताओ, हिसाब से तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है तो कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा इसी की होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। पर यहाँ पूछा क्या बच्चों? पर मोल H2O, पर मोल H2 पूछा है। मतलब यहां पर तुम देखो, अगर सिर्फ इस पाई बॉन्ड की बात करो, एक पाई बॉन्ड की बात करो, इनके कंपैरिजन में इस पाई बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी, क्योंकि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों है स्टेबल बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा
ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा HOH मेरी उतनी कम होगी। इस वजह से डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिसमें स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। चलिए फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, एकदम बेसिक प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, बना के देख लिया करो इनको। क्या पूछा हुआ है? C6H4 CH2 पॉजिटिव और पैरा पे लगाया हुआ है नाइट्रो। ठीक है भाई, अब क्या पूछा हुआ है? अगला क्या है? CH2 पॉजिटिव। ठीक है भाई, उस पे अगला एकदम बेसिक से क्वेश्चन है और आपके लिए ऑर्गेनिक बेहद स्कोरिंग रहती है। ठीक है भाई, अब देखो बेटा, यहां पर सिंपल और सिंपल क्या पूछा हुआ है कि कौन सा कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन मोस्ट स्टेबल है, और ये मेरे कुछ ग्रुप्स लगे हुए, तुम देख पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ इन ग्रुप्स का फर्क है कि नहीं? अब एक बात बताओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? कार्बोकेटाइन क्या है? अगर अपन देखा जाए तो बेसिक चीजों से चलते, कार्बोकेटाइन गरीब आदमी, जितना उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, भाई गरीब आदमी को कौन स्टेबल कर सकता है? अमीर आदमी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस चारों में हो रहा है, पर यहां देखो बच्चों, ये मेरा क्या है? प्लस एम ग्रुप, इसमें माइनस आई डोमिनेट करता है, यहां पर क्या आ रहा है? माइनस एम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इतना सा सिंपल सी चीजें हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। आपको कई बच्चों को तो ये नहीं पता सर टोलुइन क्या होता है, पर मैं मान के चलता हूँ तो आप तो होशियार बच्चे हो। टोलुइन, फिर मेरा क्या दे रखा है? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन Cl, फिर मेरा क्या दे रखा है बेटा? मेटा के बाद ऑर्थो। ठीक है, और फिर मेरा क्या दे रखा है? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। सिंपल एज दैट। अब एक बात बताओ भाई, बेसिकली डायपोल की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर जनरली डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं, कहाँ गया मेरा दूसरा पेन? सिलेक्ट करते हैं। सिंपल सी चीज बताना, यहाँ क्या है? sp2 कार्बन, ये मेरा sp3 है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा? sp2 की, ये मतलब इधर रहेगा डायपोल मोमेंट। इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की ज्यादा इधर, और ये रहेगा। इसमें भी ये और ये रहेगा, इसमें ये और ये रहेगा। तो तुम अगर बेसिक सी चीज बताओ, छोटी सी सिंपल सी चीज बताओ, मैं इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं, इसको 3 नंबर दे दूं, 4 नंबर दे दूं, तो यहाँ पर एक क्लोरीन ऊपर खींच रहे, एक क्लोरीन नीचे खींचे, तो इसका डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। मतलब फोर्थ का डायपोल मोमेंट सबसे कम होगा। फोर्थ मेरा सबसे कम है। उसके बाद एक बात बताओ, यहाँ पर क्लोरीन ये एक इधर खींच रहे, ये इधर खींच रहे, तो बीच में कुछ होगा। ये इधर खींच रहे, इधर कुछ रहे, तो बीच इधर कुछ होगा। तुम्हें अगर पता हो तो डायपोल मोमेंट एंगल पर डिपेंड करता है, जितना एंगल कम उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा। सिंपल सा वेक्टर क्वांटिटी है, जितना एंगल कम उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा बेटा? 3 का। अब आप इसमें से डिसाइड कर लो, ये 1 और 2 में यहाँ पर दोनों खींच रहे हैं, ये सिर्फ इस और तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इतना डिफरेंस नहीं आता है sp3 sp2 में, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन है, तो सेकंड का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। तो सब ये मेरा ऑर्डर रहेगा 4 1 2 और 3। तो बी इज माय करेक्ट आंसर। एकदम इजी से बेसिक से क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। सिंपल सी चीज है बेटा, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जाए और ऐसे ग्रुप्स लगा रखे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों? वो कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जो आसानी से क्या कर दे? H+ रिलीज कर दे। किसमें? सॉल्यूशन में H+ रिलीज कर दे, डिसोशिएट होकर H+ रिलीज कर दे। या फिर ये बोल सकते हो जिसका कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये क्या है? एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है, मतलब कॉन्जुगेट बेस H+ देने के बाद स्टेबल है, तो वो आसानी से मेरा H+ दे देगा, मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यहाँ पर देखो, ये मेरा यहाँ O पे नेगेटिव बनेगा, सब में O पे नेगेटिव बनेगा। O पे नेगेटिव अनायन है, अनायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है? -M, ये क्या है? -I, ये क्या है मेरा? +H, और ये क्या है बेटा मेरा? कुछ भी नहीं, हवा। तो यहाँ ऑर्डर क्या रहेगा? -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई गरीब अमीर आदमी को घमंड आ जाता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओवरऑल अगर कार्बोकेटाइन है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बन आयन है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? फोर्थ का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद किसका कॉन्जुगेट बेस आएगा? 3 का।
उसके बाद आएगा 1 का और उसके बाद 2 का आएगा, और ये ही मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल वो आसानी से H+ रिलीज कर सकता है, और जो आसानी से H+ रिलीज करता है वो अच्छा एसिडिक कंपाउंड होगा। तो डी आ जाएगा मेरा 4 3 1 2 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी नाइट्रोफिनॉक्साइड। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन, देख के पता चल जाएगा। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चों ओवरऑल चीजें ऑलमोस्ट सेम लगेगी, कहीं दिक्कत नहीं लगेगी, आपको फील नहीं होगी कहीं पे। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या आ रहा है मेरा नाइट्रोजन। ऐसे क्वेश्चन में मैं जनरली बता रहा हूँ, ये ट्रिक नहीं है, एक्सपीरियंस बोलो या फिर काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया कि नाइट्रोजन को ही इलेक्ट्रॉन्स दे दे के वो देखते हैं, मतलब वहीं पे दिक्कत करते हैं। तुम लोग देख पाओगे यहाँ पर आसानी से इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। ये पॉजिटिव चार्जेस है, सबके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। पर यहाँ देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 2 4 मतलब 4 4 8 और 2 10, यहाँ पर क्या आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। नाइट्रोजन जैसे स्मॉल एटम ऐसा अपना ऑक्टेट तो एक्सपेंड कर नहीं सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली सी इज माय करेक्ट आंसर, जो कि क्या है मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड है। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, पर थोड़ा सा इनको मतलब कई बार क्या होता है बेटा, मैं बाहर से ऑब्जर्व करो तो आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल नॉट, एरोमेटिसिटी यार तुम्हें थोड़ा बेसिक सी चीज, एरोमेटिसिटी क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, देख लो फिर मत पूछना। एरोमेटिक डिटेल तो बहुत बड़ी है इसकी, एंटी एरोमेटिक और मेरा नॉन एरोमेटिक। बेसिकली सबसे पहली कंडीशन साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और फॉलो 4n+2 बाई इलेक्ट्रॉन। ये रूल फॉलो करना चाहिए। ये मेरा क्या होता है, एक एक ऊपर से चलना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उससे कॉन्जुगेशन होनी चाहिए कंप्लीट, और 4n+2 पाई। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होने चाहिए, इसमें भी सेम कंडीशंस है, प्लेनर होने चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए बच्चों प्रेजेंट। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे और डिटेल में जाऊं तो एनएमआर हो जाती है मैग्नेटिक रेजोनेंस वाला, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। बस ये फर्क होता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पर n या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से गिनने होते हैं, जो कि डीलोकलाइज्ड है, यूं नहीं कि सारे गिन लो तुम, जो कि एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉन एरोमेटिक मतलब जो नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन कॉन्जुगेशन हो जाए, साइक्लिक भी ना हो, वो सारे क्या हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड विल हैव 4n पाई, नहीं है 4n+2 पाई, यस, साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए। तो ए इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछे है बच्चों बेसिक कंपाउंड मतलब, और नाइट्रोजन पर दे रखा है, तो जो नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर दे वो मोस्ट बेसिक कंपाउंड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। क्या क्या बोला मैंने, वो नाइट्रोजन जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट कर दे वो मेरा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें देखते क्या है, सबसे पहले देखते हैं ओवरलैपिंग बेसिक कंपाउंड के लिए, ओवरलैपिंग विद H+। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी H+ के साथ उतना अच्छा बेसिक कंपाउंड होगा। ये रूल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, ओवरलैपिंग विद H+, सब में नाइट्रोजन के साथ ही ओवरलैपिंग हो रही है तो गई बात। उसके बाद लोकलाइज्ड मेरा जो लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक होता है किससे, डीलोकलाइज से। एक बात बताओ, एक बात बताना, तुम्हारे को पैसों की जरूरत हो, तुम हो H+, तुम किसी अपने दोस्त के पास जाते हो, उसको कहते हो भाई पैसे दे दो, और उसके पास बहुत अमीर है, वो पैसे हैं, ठीक है, वो दे देगा, तो वो तुम स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। वहीं तुम एक और दोस्त के पास जाते हो, उसके पास पैसे हैं, पर उसके पैसे उसने कहीं उधार दे रखे, बेसिकली वो क्या है डीलोकलाइज। तो एक बात बताओ, किस बंदे से तुम पैसे लेना ज्यादा आसानी से ले पाओगे, जिसके पास पैसे हैं, पैसे दोनों के पास है, पर एक के पास पैसे खुद के पास ही, एक के पैसे घूम रहे हैं उधारी लिए हुए, तो ऑब्वियस बात है उसके पास खुद के पास उससे ही लूंगा, सिंपल सी चीज है। तो लोकलाइज्ड मेरे ज्यादा होंगे डीलोकलाइज्ड से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लो भाई, वो लोन पे उसको कंजूस भी नहीं होना चाहिए, वो देने में अच्छा भी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड भी लो, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं C6H5NH2 क्या होगा, एनिलीन, ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन,
और लास्ट में आएगा C6H5CH2NH2। तो तुम लोग बेसिकली देख पा रहे हो कि सब में ओवरलैपिंग सेम है। ये मेरा लोन पेयर क्या है बच्चों, डीलोकलाइज्ड। ये मेरा लोन पेयर क्या डीलोकलाइज्ड क्यों है सर, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई ये यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। एक अकेला है जो मेरा क्या है बच्चों लोकलाइज्ड, कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो ये आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। लोकलाइज्ड आ जाए या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो बहुत ज्यादा बेसिक कंपाउंड होते हैं। तो डी इज माई मोस्ट बेसिक कंपाउंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन जनरली अभी जैसे आप लोगों को बताया कि बेसिक कंपाउंड कैसे देखते हैं, तो ये मेरा क्या होता है बच्चों, तसल्ली से समझना। CH3 एक एक ढंग से लिखते हैं इसको, C डबल बॉन्ड NH और NH2, ठीक है। CH3 CH2 NH2, ठीक है। CH3 NH CH3, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड NH2। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि यहां पर क्या है, ये मेरा क्या होता है बच्चों लोन पेयर, यहां पर ये मेरा क्या है प्लस M ग्रुप इफेक्ट लगा रहा है, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एक बात बता दूं कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट हो और उसमें क्या हो रहा बच्चों रेजोनेंस हो रहा हो, फिर समझना एक कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन और उसमें रेजोनेंस हो रहा हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें कौन सा देखना है, ये मेरा क्या लोकलाइज्ड और ये मेरा क्या है डीलोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड वाले से कंपैरिजन करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पर ये क्या है लोकलाइज्ड, यहां पर ये क्या है लोकलाइज्ड, यहां क्या है बच्चों डीलोकलाइज्ड। ये डीलोकलाइज्ड और जा कहां रहे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वहीं रहना चाहेगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि फोर्थ मेरा लीस्ट बेसिक होगा, फोर्थ मेरा लीस्ट बेसिक होगा। अब समझना बच्चों यहां पर ये क्या लगा रहा है प्लस M ग्रुप लगा रहा है, तो एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा नाइट्रोजन और उनमें आपस में क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा हो बच्चों। तो रेजोनेंस हो रहा हो तो तुम अगर थोड़ा बहुत सोचोगे दिमाग लगाओगे तो ये लोन पेयर सिग्मा पाई यहां जाएगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक बात बताओ नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एज कंपैरिजन टू जिसके लोन पेयर है। समझते हो ना ये छोटी छोटी चीजें। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मोस्ट बेसिक, तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक ऑर्डर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फिर क्या आएगा बच्चों न्यूट्रल, और फिर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी चीजें। अब देखो तुम ये जाएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आसानी से डोनेट कर सकता है। तो मोस्ट बेसिक क्या हो जाएगा बच्चों मेरा फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा दोनों साइड से ये प्लस आई ग्रुप्स है, तो ये क्या आएगा 3, ये सिर्फ एक साइड से है तो ये क्या आएगा 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 4। तो 1 3 2 4 इसमें करेक्ट आंसर। बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं अपनों ने और बेहद आसान होते हैं। द स्टेटमेंट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। होता क्या है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये मेरा क्या है COOH और यहाँ क्या है OH, और ये क्या है मेरा C डबल बॉन्ड OH और OH। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बिकॉज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एकदम सही बात बोली है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्या है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन और ये आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। कौन करते हैं FON के सामने प्रेजेंट क्या हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यही सामने आ जाए FON, तो क्या शो कर देते हैं बच्चों जनरली अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आइटम लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑर्थो में, ये तो मैं समझ गया। अब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ये एकदम गलत बात है। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, अगर ये मेरा एक बात बताओ ये तो इंट्रामोलिकुलर कर लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो पानी प्रेजेंट है जनरली अपन सॉल्वेंट पानी लेते हैं तो उसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो वो बॉन्ड बना के रखेगा। मतलब अगर मैं उसको बॉयल करना चाहूंगा तो वो वहां से छूटेगा मुश्किल से, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाएंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मेरा क्या करता है सिर्फ और सिर्फ इंट्रा, ये नहीं कर पाएगा इंटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ और दूसरा स्टेटमेंट सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, क्या पूछा हुआ है डायपोल मोमेंट पूछा हुआ है। ये मेरा नॉन पोलर हो गया बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है नॉन पोलर हो गया। यहां पर एक मान लो कि H और Cl है और दो, भाई ये मेरा तो नॉन पोलर होगा CCl4।
चारों का अगर मैं नेट डायपोल वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। नॉन पोलर है तुम्हें पता होगा। यहां मैं लूं CH3Cl, CH2Cl2 और CHCl3, तो तुम देख पा रहे हो कि CH2Cl2 है, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि H और Cl होगा, जो ये मेरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, HCl का जो भी डायपोल मोमेंट आएगा वो HCl के डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जो HCl होगा और जो Cl2 होगा तो वो आपस में कंपनसेट करेंगे। यहां देखो बच्चों HCl और मेरा H2 होगा, भाई यहां पर तो क्या है कॉम्बिनेशन बनाओ, HCl और Cl2 होगा, मतलब ये बॉन्ड्स नहीं बने हुए। यहां पर मैं डायपोल मोमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई ये होगा कैसे, CH H H और Cl। तो यूं मानो इन दोनों का कुछ नेट डायपोल मोमेंट आएगा, इन दोनों का कुछ नेट डायपोल मोमेंट आएगा, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका आएगा, CH3Cl का। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। इसमें कंपैरिजन करूंगा तो ये क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन Cl Cl और Cl, तो ये आपस में और ये आपस में कुछ ना कुछ तो कंपनसेट होगा। यहां पर बहुत कम कंपनसेट हो पा रहा है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। ये तुम वैसे तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, जनरली वहीं पे पढ़ाया जाता है, समझ लो बेटा। चले फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। क्या पूछा है बच्चों कि वो कौन सा मेरा लीस्ट स्टेबल है। तुम एक बात बताओ, यहाँ क्या हो रखा है, सब जनरली ऐसे क्वेश्चन में ऑक्टेट देखा करो। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है जनरली, 2 3 बॉन्ड बना रखे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, या और देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो ये लोन पे डोनेट कर देगा, एक सेकेंड वेट अ मिनट। हाँ यहाँ पर व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर देगा, लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, कार्बोकेटाइन वैकेंट ऑर्बिटल, तो स्टेबल कर देगा। पर वहीं पर देखो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है तो ये ले भी नहीं सकता, और नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पर ये लोन पेयर ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पास पास में आ गए तो स्टेबल नहीं होगा, तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और वैसे देखो तो कि यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, पर यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर देने से, तो ये वैसे भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेट देख लिया करो ऐसे क्वेश्चन में। चले आगे, चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सेम चीज इसमें, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। बच्चों सबसे पहले देखा करो ऑक्टेट वाला केस। यहां पर देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 4 बना सकते, जनरली 3 बनाता है, 4 बना सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट, 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 तो ऑक्टेट वाली दिक्कत तो नहीं है। अब बात आती है बच्चों कि मेरा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। एक तो ऑक्टेट वाली बात आ गई कि जितना ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात आती है बच्चों कि मेरी, तुम्हें पता हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी फैक्टर गया। फिर आता है कि ऑपोजिट चार्जेस तो क्या रहना चाहते हैं पास पास में, और जो लाइक चार्जेस होते हैं सेम चार्जेस होते हैं वो क्या रहना चाहते हैं दूर दूर। तो ऑपोजिट चार्जेस तो क्या रहना चाहिए पास पास में, ऑपोजिट चार्जेस पास पास में, ऑपोजिट चार्जेस पास पास में रहना चाहते हैं, ये देखो। पर यहाँ पर भी है, पर लाइक चार्जेस क्या रहना चाहते हैं दूर दूर, पर यहाँ लाइक चार्ज इन्होंने एकदम बगल बगल में रखे, हाईली रिपल्शन, भयंकर रिपल्शन होगा, तो ये मेरा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के, पेचीदा क्वेश्चन आता है 2 मोल NaNH2, सिंपल सा चीज है बच्चों। एक बात बताओ 2 मोल NaNH2 मतलब यहाँ क्या है 2 मोल NH2 माइनस, कोई भी अनायन आ जाए तो वो क्या होता है बेसिक कंपाउंड, क्या करेगा H प्लस को ट्रैप करेगा, बेसिकली एसिड हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। एक बात बताओ, तुम्हें H प्लस की जरूरत है, तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम किसके पास जाओगे, जो तुम्हारा सबसे अमीर दोस्त होगा उसी के पास तो जाओगे भाई, जो सबसे अमीर दोस्त होगा। और यहाँ पर अमीरी कैसे देखेंगे, जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा जो आसानी से H प्लस रिलीज कर दे, कौन होगा आसानी से H प्लस रिलीज करने वाला। तो बच्चों तुम्हें कॉन्जुगेट बेस देखना पड़ेगा, H प्लस रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर ये होगा, यहाँ क्या होगा O माइनस, यहाँ क्या होगा C माइनस, और यहाँ पे भी क्या होगा O माइनस। यही रहेगा मेरा, कौन आसानी से H प्लस रिलीज कर सकता है बच्चों, यहाँ क्या है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
तो सबसे पहला तो ये मेरा H प्लस रिलीज कर सकता है, बाकी कहीं पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, sp कार्बन, ठीक है। ये मेरा क्या है बच्चों, -I ग्रुप है, स्टेबल कर रहा है इसको, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। तो सबसे पहले क्या देख लिया तुमने, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर देखा तुमने यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इधर भी ऑक्सीजन पे आ रहा है, इधर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखोगे भाई, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है तो ये वाला दोनों ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, तो ये तो नेग्लेक्ट कर दो। इन दोनों में बच्चों यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है O माइनस की। तो कौन कौन से हाइड्रोजन जाएंगे, कौन कौन से मोस्ट एसिडिक हो गए, ये H प्लस और ये H प्लस मोस्ट एसिडिक हो गए। तो दोनों का जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो NH2 माइनस यहाँ से ले जाएगा और क्या बन जाएगा NH3, और ये क्या बन जाएंगे अनायंस। ये देखो इतना आसान क्वेश्चन था। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फुल एसिडिक स्ट्रेंथ, वही एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों को बताया जो आसानी से H प्लस रिलीज कर दो, मोस्ट एसिडिक हो जाता है। जैसे कि तुम लोगों को नाम में पता चल रहा है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नाम से देख लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मोस्ट एसिडिक के होंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ क्या हो रहा है COO माइनस, यहाँ पर भी क्या रहा है COO माइनस। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें ना तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू नॉन इक्विवेलेंट। ये मेरे नॉन इक्विवेलेंट है, ये नॉन इक्विवेलेंट। तो ये तो पता चल गया कि ये दोनों ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये 3, फिर आएगा 4th क्योंकि यहाँ पर प्लस I ग्रुप लगा। इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो फिर आ जाएगा मेरा सेकंड और फिर आ जाएगा फर्स्ट, है कि नहीं। तो 3rd 4th 2nd 1st इसमें करेक्ट आंसर। समझे यहाँ पर क्या रहता है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन आसानी से H प्लस रिलीज कर सकता है बच्चों, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा आसानी से H प्लस रिलीज करेंगे, ज्यादा आसानी से H प्लस रिलीज करेंगे मतलब ज्यादा एसिडिक होंगे, तो ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। अब इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल कर देगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। फिर आती है बात इन दोनों में, तो ये भी मेरा वही यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा एसिडिक। सिंपल से क्वेश्चन है। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज। ठीक है एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या लगा रहा है मेरा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मतलब लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। समझते हो ना, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रेजोनेंस होने के साथ साथ इस पॉजिटिव चार्ज को ये हाइपर को प्लस I ग्रुप भी लगा रहे हैं, ज्यादा और ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, यहाँ पर क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लस I इफेक्ट, यहाँ पर क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लस I इफेक्ट। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2, यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5, तो ये ज्यादा स्टेबल। फिर सेकंड और फिर लास्ट में आएगा फोर्थ, तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। चलो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से देखकर रेजोनेंस ज्यादा बड़ा इफेक्ट है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज। ठीक है इजी है। यहाँ पर तुम देख लो ये वाले क्वेश्चन कर लिया करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। कैसे करोगे बच्चा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से, तो तुम अगर कंपैरिजन कर पाओगे तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट, बेसिकली एनसीईआरटी उसको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोल देती है, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ क्या हो रहा है मेरा, ऑक्टेट, ऑक्टेट यहाँ पर भी कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्टेट फर्स्ट, और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना ही मेरा ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड मेरे ज्यादा स्टेबल होंगे, है कि नहीं, फर्स्ट थर्ड ज्यादा स्टेबल होंगे, पर फर्स्ट मेरा यहाँ पर ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज डाल रखे तो अनस्टेबल हो जाता है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिक सी चीज होगी, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। फिर तुम देखोगे सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन करोगे, सेकंड और फोर्थ में अगर तुमने कंपैरिजन किया तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पर यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज डाल रखे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सिंपल से रूल है। चलो फिर अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक इज, पैरा नाइट्रोफिनोल, लिख के देख लेते हैं इनको। वैसे तो तुम ये वाले क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हो, पैरा नाइट्रो, यहाँ मैंने लिखा OH, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लो बताओ, ये इक्वेशन है। इस पे पैरा पैरा, ये कोई क्वेश्चन है? एकदम आसान क्वेश्चन। यहाँ लग जाएगा बच्चों ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट लगते ही यहाँ से क्या आ जाएगा, बल्कि ग्रुप मतलब H प्लस यहाँ से भाग जाएगा। यहाँ इस ग्रुप पे बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्कि ग्रुप लग जाए तो वह हाथों हाथ H प्लस वहाँ से रिलीज हो जाता है, और जितना आसानी से H प्लस रिलीज होगा उतना मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं इसको, तुम लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेरा ज़्यादा स्टेबल। एक बात बताओ, एक कुर्सी पर एक बात बताना, दो सुमो पहलवान से, दो सुमो पहलवान समझते हो ना, WWE देखा होगा, सुमो पहलवान है, उनके बीच में मेरे जैसा पतला पहलवान रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। तो वही बात है, दो सुमो ग्रुप्स आ जाए तो H प्लस यहाँ नहीं रहना चाहता, हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता है, ऑर्थो इफेक्ट सबसे बड़ा आ जाता है। यहाँ CH3 होता तो भी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, एकदम बेसिक सा चीज है वैसे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। एस्पिरिन में मेरे क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम देख लेना, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है COH, बाकी किसी में भी नहीं होता। द हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन एंड 2-बुटीन रिस्पेक्टिवली आर ड्यू टू, क्या पूछा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन और 2-बुटीन। सबसे पहली बात तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यहाँ तो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन, ठीक है। और मेरा क्या सॉरी ये क्या है, 2-बुटीन, और मेरा क्या है बच्चों, टर्शरी टर्शरी ब्यूटाइल केटाइन, CH3 CH3 CH3, और यहाँ क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन। तो क्या पूछा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ हो रहा है, देखो तुम एक सेकंड, ठीक है। कैसे देखोगे, यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, देखना इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, समझना। CH3 C पॉजिटिव, CH2, ये मैंने H लिया, CH3 CH3, ठीक है। इसमें क्या पूछा है बच्चों, यहां पर क्या जा रहा है बच्चों, सिग्मा से P एंड सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एकदम इजी है। यहां पर क्या होता है बच्चों, CH2 H CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहां तो क्या होगा, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये कहां जाएगा, पाई बॉन्ड पे, पाई स्टार पर अटैक करते हैं ना, अगर एमओटी थोड़ी बहुत पड़ी है तो पाई पे जा रहा है, और ये मेरा कहां जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल पे जा रहा है वैकेट, तो एकदम सही है, सिग्मा PMT एंड सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन हो रहा है, सिग्मा सिग्मा पे नहीं जा रहा, सिग्मा पाई पे नहीं जा रहा, और यहाँ मेरा पी फील्ड तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो ए इज माय करेक्ट आंसर, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। The compound that does not liberate CO2 treatment with aqueous sodium bicarbonate solution, NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने पर कौन कौन CO2 देता है, बेसिकली कौन देता है, जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर मेरी HA के साथ HA की रिएक्शन है NaHCO3 के साथ, तो क्या होगा, H2CO3, कैसे, ये HA यहां से मेरा क्या लेगा, HCO3 माइनस H प्लस लेगा, H2CO3 प्लस Na हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड तभी होगी जब ये मेरा ज्यादा एसिडिक होगा, किससे, HA से, सॉरी मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब होगी, जब HA ज्यादा एसिडिक होगा H2CO3 से, या ये बोल लो कि A माइनस कॉन्जुगेट बेस जो है मेरा, उसका A माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो HCO3 माइनस। मैं क्या बोल लूं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरली इसको बता दिया जाता है कि जो भी H2CO3, क्यों H2CO3 से क्या निकलता है, H2O प्लस CO2, तो जो भी H2CO3 दे देगा, मतलब जो भी H2, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जो भी मेरा HA, जो भी एसिड NaHCO3 से H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होगा वो H2CO3 दे देगा, H2CO3 देने से क्या आ जाएगा, CO2 प्लस H2 आ जाएगा, तो CO2 लिबरेट कर देगा। कौन कौन देता है बच्चों, एक सिंपल सी चीज समझ लो, कौन कौन देता है, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, मान लो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सारे सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक सल्फोस्क्वेरिक एसिड्स,
स्क्वेरिक एसिड, इसको स्क्वेरिक एसिड बोलते हैं, ये भी ज़्यादा एसिडिक होता है। और उसके बाद फिनोल विद मिनिमम 1 NO2 एट पैरा पोजिशन। बाकी इनऑर्गेनिक एसिड्स है ही, NH4 पॉजिटिव Cl माइनस, ये तो है ही, ये ज़्यादा एसिड होते हैं। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सारे सल्फोनिक एसिड रिएक्शन दे देते हैं। सैलिसिलिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, COH ग्रुप आता है, तो वो भी दे देगा। कार्बोलिक एसिड क्या होता है बच्चों? फिनोल। फिनोल मेरा कभी भी ज्यादा एसिडिक नहीं होता, किससे? H2CO3 से होता है, जब एक क्या लग जाए, मिनिमम 1 NO2 ग्रुप एट पैरा पोजिशन। तो कार्बोलिक एसिड दे दिया, इन्होंने क्या बता दिया कि D इज माई करेक्ट आंसर, जो कि रिएक्शन नहीं देगा। क्या पूछा हुआ है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सिंपल सा चीज है, अभी बताया, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, आसानी से एच रिलीज हो जाएगा। तो फर्स्ट मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर मेरा आएगा सेकंड, उसके बाद देख लो ये क्या लगाएगा -I, ये क्या लगाएगा +M। कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? 3, और फिर क्या आएगा? फोर्थ। ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज में करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों कैसे करना होता है? यहाँ पर बहुत सारे नाइट्रोजन है, तो कौन से देखो, पुराने जमाने में अगर तुम लोगों ने समझा हो, पढ़ा हो, थोड़ा बहुत जाना हो, तो क्या होता था कि राजा लोग ज्यादातर ऐसे करते थे कि अपने सबसे बढ़िया सिपाही को बड़े बेच देते थे, और वो हार जाता था तो मान लेते थे कि पूरी प्रजा हार गई। तो अपने यहाँ पर सबसे, अगर तुम देखोगे तो ये क्या होगा मेरा, कौन है? लोकलाइज्ड। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। ये क्या है? लोकलाइज्ड। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड, ठीक है। ये क्या है बच्चों? लोकलाइज्ड। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड, ठीक है। ये मेरा क्या है? डीलोकलाइज्ड, और ये मेरा क्या है? लोकलाइज्ड। है कि नहीं? है कि नहीं? ये NH2 NH3, ठीक है। अरे ये NH2 होगा, ये करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो मेरा लोकलाइज्ड, समझ रहे हो चीजें? ठीक है। अब एक बात बताओ, तो तुम अगर थोड़ा बहुत भी अभी तक समझ रहे हो, तो यहाँ पर किस किस से सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड से कंपैरिजन कर लो। लोकलाइज्ड कौन कौन से? NH, ठीक है। इस लोकलाइज्ड को ये क्या दे रहे हैं? ये +M। यहाँ पर भी क्या लगा रहा है? +M, ठीक है। इधर क्या लग रहा है बच्चों? यहाँ लग रहा है ये वाला ग्रुप तो लगा रहा है +I, और ये वाला ग्रुप लगा रहा है +M। तो सबसे ज्यादा ग्वेनिडीन बोलते हैं इसको, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा फोर्थ, उसके बाद आएगा फर्स्ट। सेकंड और थर्ड में अगर कंपैरिजन करोगे, अरे समझे क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा +I ग्रुप भी लग रहा है, +M ग्रुप भी लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? ये मेरा लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड। यहाँ पर ये क्या है? डीलोकलाइज्ड, ये क्या है? लोकलाइज्ड। समझना चीजें सिंपल सी। अब तुम इसमें कैसे कंपैरिजन करोगे सेकंड और थर्ड में बच्चों? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर ये वाला जो मेरा लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड, ये भी मेरा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये मेरा ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, ज्यादा डीलोकलाइज्ड है तो कम दे पाएगा भाई। लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड तो सेम है, बाकी तुम इधर देखोगे तो ये डीलोकलाइज्ड ज्यादा है। अरे डीलोकलाइज्ड ज्यादा है ना, ये वाला सॉरी, ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड, क्योंकि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन, मतलब जितना ज्यादा उधार पे घूम रहा है वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ये इसके कंपैरिजन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो सेकंड और थर्ड इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। तो तुम कैसे देखोगे बच्चों? यहां पर क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, कॉन्जुगेट बेस बना लो। यहाँ क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। यहाँ क्या है? MEO, इसको लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। यहाँ क्या है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। सबके कॉन्जुगेट बेस मैंने बना लिए, बनाया कि नहीं बनाया? अब एक बात बताओ, सब में किसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है? यहाँ क्या लग रहा है बच्चों? +M ग्रुप, +M ग्रुप लग रहा है, तो ये इधर जाएगा, जाने की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ तुम देखोगे बच्चों, तो ये मेरा -I ग्रुप लगाएगा, ये भी -I ग्रुप लगाएगा, तो बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पर +I लगा रहा है और वहां +M लगा रहा है, तो क्या आएगा? फर्स्ट सेकंड, फिर आएगा थर्ड, क्योंकि रेजोनेंस तो हो रहा है यहाँ तो। भाई एक बात बताओ, लोन पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो सबसे अनस्टेबल हो जाएगा ये। तो फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 4।
समझे? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज माय करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following molecules in pure form is unstable at room temperature? कौन होता है अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर? ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तब बेसिकली उन्होंने एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा होता है। कौन होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेशन हो, पर 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर क्या है? नॉन, यहाँ तो क्या sp3 आ गया, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ये मेरा क्या हो गया? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर इसको ऐसे देखते क्वासी, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये भी क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, तो ये तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो कौन कौन एंटी एरोमेटिक है? बी और सी, और दोनों क्या हो जाएंगे? रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल। Identify the binary mixtures that can be separated into the individual compounds by differential extraction as shown in the given scheme. क्या पूछा हुआ बच्चों? NaOH और NaHCO3। बेसिकली NaOH के साथ रिएक्शन कौन देता है? जो भी मेरा OH माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है। और NaHCO3 के साथ कौन रिएक्शन देता है? जो भी H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ पर है? यहाँ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अब बात आती है कि NaOH के साथ कौन रिएक्शन देता है? OH माइनस, जो आसानी से H प्लस रिलीज कर दे, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। क्या हो बच्चों? जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन किस किस के पास है? एसिड वाली पूर्ति तो होगी, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी है। एसिड वाली पूर्ति होगी, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास भी है। एसिड वाली पूर्ति होगी, एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो मेरा समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि NaOH में कौन रिएक्शन देगा? जो OH माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा। अब एक बात बताओ, A में क्या होगा बच्चों? A की रिएक्शन यहां पर क्या है? C6H5OH है। C6H5OH और C6H5 NaHCO3 कभी भी इनको डिफरेंशिएट कर पाएगा? हाँ कर पाएगा। कैसे कर पाएगा बच्चों? क्यों? क्योंकि NaHCO3 के साथ C6H5OH रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि याद हो तो मैंने अभी जस्ट पीछे ही बताया कि फिनोल पे मिनिमम 1 नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए पैरा पोजीशन पर। तो ये तो नहीं कर पाएगा, तो कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे। पर वहीं पर NaOH, जो भी OH माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा बेस, वो दे देगा। ये भी मेरा ज्यादा स्टेबल है, ये भी ज्यादा स्टेबल है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। बात आती है C6H5CH3 और C6H5OH, ये दोनों ही मेरे NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब यहां देखो C6H5COH ये रिएक्शन दे देगा NaHCO3 के साथ, और ये रिएक्शन नहीं देगा NaHCO3 के साथ। वहीं पर NaOH के साथ कौन कौन रिएक्शन दे देगा बच्चों? ये भी दे देगा C6H5COOH और C6H5CH2OH, ये भी रिएक्शन दे देगा। अरे समझ में आ रही चीजें? तो और यहां अगर तुम कंपैरिजन करो बी और इसमें देखो, तो इसमें कौन कौन रिएक्शन देगा? NaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, तो ये भी कंपाउंड आपस में अलग अलग हो जाएंगे। और इधर रिएक्शन करोगे तो ये दे देगा, ये नहीं, आपस में अलग अलग हो जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी इज माई करेक्ट आंसर। इसमें देखना थोड़ी सी करेक्शन है, बी मेरा गलत नहीं। बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बच्चों C6H5COOH इसके कौन कौन रिएक्शन देगा? NaHCO3 दे देगा। वहीं पर C6H5CH2OH, हाँ ओ नाइस क्वेश्चन, ये भी सही है। यहाँ पर क्या आएगा? C6H5CH2OH, ये भी मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता तो रिएक्शन दे देता, यहाँ तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो नहीं रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और है CH2 पास में, तो वो अनस्टेबल और कर रहा है। तो ये भी मेरा डिफरेंशिएट हो जाएगा। बेसिकली ये इसके रिएक्शन क्या होएगा? C6H5CH2OH ये NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा और NaHCO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ ये NaH के साथ रिएक्शन नहीं देगा और NaHCO3 के साथ नहीं रिएक्शन देगा। समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड डी। समझ रहे हो क्या बच्चों? बी और डी मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? यहाँ पर C6H5COH ये NaH के साथ रिएक्शन दे देगा, NaHCO3 के साथ रिएक्शन दे देगा, ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो अब कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 अलग अलग हो जाएंगे। वहीं पर अगर मैं C6H5CH2OH की बात करूँ, C6H5CH2OH की बात करूँ और NaH लूँ, तो NaH के साथ ये तो रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, तो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 अलग अलग हो जाएंगे। सिंपल सा। चलो फिर, हाँ, हाइड्रोजन बॉइलिंग plays a central role in the
फॉलोइंग फिनोमिना। क्या? आइस फ्लोट्स इन वाटर, हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे रहता है, हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी मीन्स दैट टर्शियरी अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो प्राइमरी अमीन्स की जो मेरी लुईस बेसिसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना आसानी से होगा मेरा। और फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड, ये एकदम गलत है, कोई रूल नहीं। डाइमराइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड इन बेंजीन, तो ए बी डी इज में करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखना अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग बेंजाइल और अलाइल डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज। अच्छा, आर आर ग्रुप लगा के देख रहे हैं बच्चों। इन द फॉलोइंग बेंजाइल और अलाइल सिस्टम, ये दो बेंजाइल और अलाइल सिस्टम है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट और यहाँ पर है कौन सा बच्चों? CH3 CH2 CH3 CH होल टू CH3 3। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, CH3 और CH3, यहाँ क्या हो रहा है CH3 यहाँ क्या हो रहा है CH3 CH2। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? ओहो, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर इसका आएगा फिर इसका आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट कंपैरिजन करो ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का। चलो फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, बेंजाइल और अलाइल पर लगा के देखना था। ठीक है, in the 9HCl the two carbon oxygen bonds are found to be of equal length. What is the reason for it? Equivalent resonating structure बच्चों, has two resonating structure। क्यों? HC डबल बॉन्ड O माइनस, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? लोन पेयर सिग्मा फाइव HCO माइनस डबल बॉन्ड O, इस वजह से दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है। तो अनाइन हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Which one of the following does not have sp2 hybridized carbon? क्या पूछा हुआ है? CH3 एसिटामाइड C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या पूछा हुआ है? किसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है? बताओ बताओ किसके पास नहीं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके पास नहीं है? sp3 यहाँ पर क्या है sp2, अरे है ना 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास नहीं। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, केमिकली रिएक्टिव बोल देते हैं। फ्री रेडिकल्स रिएक्शन, जैसे फ्री रेडिकल बनता है तो वो अपने डायमर होना चाहता है या फिर कोई और फ्री रेडिकल होता है ताकि आपस में रिएक्शन कर जाए। तो फ्री रेडिकल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाता है? केमिकली मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलो फिर अगला क्या है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एकदम वैसे होती है जो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो क्या बढ़ाते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी कम करते हैं। यहाँ तुम देख पाओ कि C6H5 ये कैसे कैसे बना रखे हैं, अपन बना के देख लेते हैं। C6H5 को मैं तुम्हें सिंपल फिनाइल रिंग लिख लेता हूँ, PHC PH PH। ठीक है, PHC PH H। ठीक है, फिर क्या है? CH3 CH3 CH3, फिर क्या है? CH3 CH3। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ क्या हो रहा है? ये वाला जो फ्री रेडिकल है तीन तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा फ्री रेडिकल सिग्मा पाई बॉन्ड, तो वो आसानी से स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। फिर ये यहाँ पर क्या आ रहा है? तीन 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 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने आ रहे हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर ये और फिर ये, तो क्या आ जाएगा? डी इज में करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द कार्बन आयंस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, क्या क्या है बच्चों? C माइनस, अनायन की स्टेबिलिटी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो वो तो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तुम देख पा रहे हो CH3 है, CH3 है, CH3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, स्टेबिलिटी को कम करेंगे। यहाँ पर क्या है? CCl
Cl माइनस। ये मेरे क्या होता है बच्चों, देखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर सिग्मा, इसके पास क्लोरीन के पास क्या रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये माइनस m की तरह भी बिहेव करता है। क्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर जैसे एटम ऐसे हैं जिनको रोबिन हुड एटम्स बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो गरीबों को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब लोन पेयर भी होता है इनके पास, और अमीरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो अमीरों से इलेक्ट्रॉन लेके गरीबों में बांटते हैं, बोल सकते हैं, तो इनको रोबिन हुड्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है और माइनस m शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। वहीं पर देखो मैं CH3 CH माइनस CH3, और ये क्या है CH2 माइनस। तो ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्या हो गया, ये नंबरिंग दो, सेकंड, थर्ड, और तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, सेकंड, क्योंकि माइनस m ग्रुप से लोन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस है, तो आसानी से ये इसको क्लोरीन अपना नेगेटिव चार्ज लेगा और स्टेबल कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, समझ रहे हो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज तो फोर्थ। यहाँ पर दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास फर्स्ट के पास है तो 3 और फिर आ जाएगा फर्स्ट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा CCl3 माइनस, फिर ये और फिर ये, एकदम सही जवाब। चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, कॉन्जुगेशन कंप्लीट ना हो तो वो नॉन एरोमेटिक हो गया। पाई सिग्मा sp3 कार्बन आ गई, यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ये पूरा रेजोनेंस, और ये पाई सिग्मा पाई और नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो गया। चलो फिर इजी क्वेश्चन है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एकदम क्या है बच्चों, ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल है ना, सिंपल सी बात है, ये ज्यादा हाइड्रोजन वाटर में, ज्यादा वाटर में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेरा लेस सोल्यूबल रहता है मेटा नाइट्रोफिनॉल से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये मेरा क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जितना अच्छी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ज्यादा स्टेबल हो, ये इंट्रा करेगा, ये आपस में कर लेगा, इंटर वाले की ज्यादा, मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल, ठीक है। अगला क्या है, विच वन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या बताया बच्चों ने, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बस क्या 4 and पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए जैसे। और कौन से, ये n क्या होता है, जो कि डीलोकलाइज्ड हो, दो अगर लोन पर आ जाए तो एक ही डीलोकलाइज होता है, तो 2 2 4 2 6 ये एरोमेटिक हो गया, 2 2 4 2 6 पर यहाँ क्या है, sp3 कार्बन आ गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये कहने को तो तुम बोल सकते हो कि सर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, पर जैसे 7 या 8 से 8 या 8 से ऊपर मेंबर की रिंग आते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, डांस करने के नीचे आती है, तो वो क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो ये इसके मजबूरी नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहना चाहेगा, ये क्या हो जाता है, ये किस में एग्जिस्ट करता है बच्चों, टब शेप में मेरा एग्जिस्ट करता है, टब शेप में मेरा एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ देखो मैं तो 2 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक आ गया। क्या पूछा है, एंटी एरोमेटिक पूछा है, ये मेरा एंटी एरोमेटिक आ गया, इसके पास मजबूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये भी मेरा एंटी एरोमेटिक आ गया। कौन कौन सा एंटी एरोमेटिक है, 5th एंटी एरोमेटिक है, 6th एंटी एरोमेटिक है, तो डी इज में करेक्ट आंसर। चलो फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, बच्चों ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर मेरा फर्स्ट और फिर सेकंड, बस रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि कभी ना कभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कभी ना कभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा किसी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, तो भी सी बात है, थर्ड फर्स्ट सेकंड, आंसर मेरा डी है। चलो फिर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं मैं बताता हूँ। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो क्लोरीन मेरा इस तरफ खींचेगा, ये भी इस तरफ खींचेगा, तो म्यू क्या आ जाएगा 0। CN भी मेरा इस तरफ खींचेगा, लीनियर स्ट्रक्चर है CN मेरा, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये भी 0 आ गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0। यहाँ क्या होता है बच्चों, OH और SH के पास क्या होता है, देखना चांस होता है कि एक केस में वो OH ऐसे आ जाए, और सेम चीज SH के पास होता है कि एक केस में वो SH ऐसे शो कर दे, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आता है OH और SH वालों केस का। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 and 4। Which one of the following molecule is least resonance stabilized? यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पूरा पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, लोन पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, यहाँ पर भी एरोमेटिक कंप्लीट, पर ये क्या आ गया बच्चों मेरा sp3 कार्बन आ गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पाई सिग्मा sp3 कार्बन,
समझते होगे तो आसान सा क्वेश्चन। तो ये लीस्ट स्टेबलाइज्ड होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, मैंने बताया जो भी नॉन प्लेनर होगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कौन होगा बच्चों, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक मेरा हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा sp3 नॉन पेयर, और ये भी मेरा क्या होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा नोट एरोमेटिक पूछा है, ये गलती मत करना, नॉन एरोमेटिक नहीं नोट एरोमेटिक। तो ये भी एरोमेटिक है 2 2 4 2 6, ये भी एरोमेटिक है 2 2। एक बात बताता हूँ मैं, जब भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता तो डिटेल में अलग चीज है ये, पर यूं समझ लो कि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और अपने को n की वैल्यू या फिर पाई बॉन्ड जो डीलोकलाइज्ड हो सिर्फ वही गिनने होते हैं। तो कितने डीलोकलाइज्ड है 2 2 4 और ये 2 6, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक 2 2 4 2 6, ये भी एरोमेटिक। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों 2 2 4 4 ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाए एंटी एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो ये इसमें करेक्ट आंसर। इज और आर नोट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है 2 2 4 2 6 2 8 एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्योंकि sp3 कार्बन आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, और ये मेरा क्या हो गया एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन कौन से एरोमेटिक नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, बी सी एंड डी इज माय करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है बच्चों। क्या देखा करो, मैंने बताया ओवरलैपिंग विद H+, ओवरलैपिंग विद H+, चारों में सेम है। फिर क्या देखा करो लोकलाइज्ड, ये मेरा क्या है लोकलाइज्ड, ये भी क्या है लोकलाइज्ड, ये मेरा क्या है लोकलाइज्ड और ये मेरा क्या है डीलोकलाइज्ड। तो ये तो मुझे पता चल गया फोर्थ सबसे कम बेसिक होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये मेरा क्या लगा रहा है बच्चों -I ग्रुप लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, -I ग्रुप लगा रहा है। ये दोनों ही मेरे लोकलाइज्ड है, ये +I ग्रुप्स लगा रहे, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, फर्स्ट सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सारे ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फर्स्ट आया सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा मेरा थर्ड की सेकंड आएगा, बताओ बताओ, फिर मेरा आएगा थर्ड बच्चों, क्योंकि सिर्फ -I ग्रुप लगा रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, यहाँ सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कम होती है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो फर्स्ट क्या आएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा सेकंड, सेकंड क्या आएगा फोर्थ। एकदम इजी क्वेश्चन है। The most basic compound among the following is, the most basic compound among the following is, क्या क्वेश्चन पूछा है बच्चों, मोस्ट बेसिक कंपाउंड कौन सा इन सब में, एसिड एनिलाइड, क्या एकदम इजी से क्वेश्चन है। पैरा नाइट्रो एनिलीन और क्या है लास्ट एनिलीन। फिर मैं बोल रहा हूँ ये भी क्या है डीलोकलाइज्ड, ये भी क्या है डीलोकलाइज्ड, ये क्या है लोकलाइज्ड, ये भी क्या है डीलोकलाइज्ड, दोनों तरफ से डीलोकलाइज्ड। obvious सी बात है जो लोकलाइज्ड होगा ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो आसानी से H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेसिक कंपाउंड। तो क्या आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस स्टेट, क्या पूछा हुआ गैसियस स्टेट में, तो एकदम आसान है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना आसानी से इसके लोन पेयर होगा, जितना लोन पेयर होगा उतना आसानी से लोन पेयर देना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी। तो 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री फिर अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल क्वेश्चन ये बता चुका हूं मैं तुम्हें बच्चों, +H मान लो, -I -M और +M। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन है, माइनस वाले चार्ज माइनस वाले सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे, तो थर्ड फिर फर्स्ट फिर मेरा क्या आएगा +H और +M में सेकंड और फिर आएगा फोर्थ। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, ये एकदम आसान है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है हाइड्रोजोइक एसिड का N3-। Which one of the following compounds will not be soluble in sodium bicarbonate? सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा नहीं होता है, मैंने बताया NaCO3 के साथ जो भी H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होता है वो होता है। कौन कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, स्क्वेरिक एसिड्स होते हैं और NO2 ग्रुप एट मिनिमम एट 1 पैरा पोजीशन। तो कौन सा हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स भी होते हैं, बेंजोइक एसिड भी होते हैं, मिनिमम 1 NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन। क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाता है इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, फिनॉल तभी रिएक्शन देता है जब उसका एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो पैरा पोजीशन पर, तो सी रिएक्शन नहीं देगा। कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स इन एक्वा सॉल्यूशन व्हिच वन हैज लोएस्ट pKb वैल्यू पूछी हुई है।
यहाँ पर क्या है 3 डिग्री, ये मेरा क्या है CH3, ठीक है। ये क्या है H2, ये क्या है CH3 NH2। एकदम आसान क्वेश्चन बच्चों। ये क्या है मेरा डीलोकलाइज्ड, सिंपल सी बात आ गई। ये मेरा क्या है डीलोकलाइज्ड, यहाँ मैं क्या देखूंगा लोकलाइज्ड, यहाँ पे भी लोकलाइज्ड और यहाँ पर भी लोकलाइज्ड। तो तुम्हें अगर पता हो थोड़ा बहुत भी बच्चों, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या आ जाता है आर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर सल्फोनेशन होने के भी चांस होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के भी चांस होते हैं, और लास्ट में मेरा इंडक्टिव इफेक्ट भी आता है। तो उस केस में 2 1 3 का मामला चलता है और लास्ट में NH3 आता है। जब मेरा आर क्या हो मिथाइल, और 231 और 213 का मामला चलता है। तो यहाँ पर 2 डिग्री बेसिकली मेरा थोड़ा सा इसमें डाउट है, देख लेना। 213 शायद मिथाइल में होता है और 231 मेरा इथाइल ग्रुप में होता है। एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा सी मेरा CH3 CH2, क्योंकि 2 डिग्री वाला है तो ज़्यादा मेरा क्या होता है पीकेबी वैल्यू इसकी स्मॉलेस्ट होती है। चलो फिर अमंग द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, आसान है। HClO4 HClO3 HClO, एकदम इजी। अगला क्वेश्चन क्या है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या है देख लो, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आई का खेल है, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, और ग्रुप कौन कौन से NO2 नाइट्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन सॉरी CN। तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो आसानी से कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर देगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर NO2 मेरा क्या होता है बच्चों, किसका माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, पार्शियल सबसे ज्यादा माइनस आई होता है पॉजिटिव चार्ज का, फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, पोलर पाई बॉन्ड है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, फिर आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो। अगर थोड़ा बहुत पता हो तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ज्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन है, तो NO2 फिर CN फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। तो A इज माय करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग अमीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्या है सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसमें शायद यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये मेरा थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। इसमें बच्चों ये क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है बच्चों। हाँ देखना क्या करेक्शन है, यहाँ पर ऐसे है, ये क्या बना हुआ है, ये ऐसे है, और यहाँ क्या है, ये ऐसे है, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड है, तीनों है तो लोकलाइज्ड, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं डीलोकलाइजेशन यहाँ पर तो क्या हो रही है, ये क्वेश्चन में ये ऐसे है ना डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है, यहाँ क्या है लोकलाइज्ड है, और ये भी मेरा लोकलाइज्ड है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो लोकलाइज्ड हो गया, सिंगल बॉन्डेड ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो थर्ड तो सबसे आगे। फिर क्या आएगा फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बच्चों ये डीलोकलाइज्ड और ये लोकलाइज्ड है, तो आएगा फर्स्ट और फिर क्या आएगा सेकंड। ये देख लेना एक बार क्यों डीलोकलाइज, ये इसका करेक्ट डायग्राम ये है, ये सेकंड ये पाई बॉन्ड इधर डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। समझ रहे हो चीजें है कि नहीं, ठीक है भाई लोगों। Which among the following is strongest acid? Which among the following is strongest acid? जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, वो दे देगा। कौन सा कॉन्जुगेट बेस? यहाँ क्या बन रहा है आई आई आई, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, यहाँ तो डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, किसका कॉन्जुगेट बेस, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, ये, क्योंकि इसका नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। चलो फिर द इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहाँ पर क्या है बच्चों डीलोकलाइज्ड, यहाँ क्या है लोकलाइज्ड, यहाँ क्या है लोकलाइज्ड, यहाँ पर भी क्यों लोकलाइज्ड, तो डी तो सबसे लास्ट में आएगा। डी कौन कौन से ऑप्शन में, ए और मेरे डी में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी, तो सी लास्ट में आएगा। तो आंसर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, फिर सोचो
द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा बच्चों? इथाइल इथाइल ग्रुप्स है, यहाँ क्या है मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इथाइल ग्रुप ज्यादा होंगे, ज्यादा प्लस आई शो करेंगे, इथाइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई शो करेंगे ना, तो मेरा क्या आ जाएगा लास्ट में बी, और बी के सबसे पहले तो आएगा सबसे भाई चारों ही मेरे डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर क्या आएगा सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम बेसिक होगा डी क्योंकि डीलोकलाइज्ड है, उसके बाद क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा बी, क्यों? क्योंकि इथाइल ग्रुप से। चलो फिर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, फिर वही क्वेश्चन माइनस एम माइनस आई प्लस एम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी, फिर क्या आएगा सी, फिर क्या आएगा ए, और फिर क्या आएगा डी। तो जो क्या बोलते हैं बी सी ए डी आ जाएगा, और पी के वैल्यू इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्योंकि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता था, तो सी इज माय करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन इज, कहाँ पर आसानी से H प्लस जाना चाहेगा? ये मेरे क्या है लोन पे डीलोकलाइज्ड, ये क्या है लोकलाइज्ड, ये भी क्या है लोकलाइज्ड, ये मेरा क्या डीलोकलाइज्ड, ये भी क्या लोकलाइज्ड, तो कहाँ कहाँ पे होना चाहेगा? जो लोकलाइज्ड है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सी और डी पे मेरा होना चाहेगा, सी डी, और तुम देखो बी पे भी होना चाहिए लोकलाइज्ड, बी सी डी पे होना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द और फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एस पी, सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एस पी, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस, ये क्या बन रहा है एस पी, ये क्या बन रहा है एस पी, और ये क्या बन रहा है बच्चों एस पी टू। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कॉन्जुगेट बेस, भाई कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ पर मेरा आएगा इलेक्ट्रॉन 23 ग्रुप है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, पाई बॉन्ड के साथ तो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं ना, तो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा sp कार्बन है, यहाँ sp कार्बन है, sp इधर भी, sp इधर भी, sp इधर भी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा डी, मतलब सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये आएगा कॉन्जुगेट बेस पर, लास्ट में sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKb वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, सब कुछ सेम है बस डिफरेंट क्या है, ये ग्रुप्स डिफरेंट है, माइनस आई प्लस एम प्लस एच और माइनस एम, क्या पूछा हुआ है पीकेबी वैल्यू। तो सबसे पहले तुम कंपैरिजन करो कि जो प्लस एम वाले ग्रुप होंगे वो स्टेप बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बी की होगी, फिर डी की होगी, फिर मेरी ए की होगी, फिर सी की हो जाएगी, यही होगा, और पी के भी वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी, तो सी इज माय करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ विल बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पूछिए, ये वाला क्वेश्चन अभी किया अपनों, यहाँ पर क्या है C2H5NH2 C2H5NH2, ये मेरा क्या है 2 डिग्री, भाई एक बात बताओ, ये मेरा क्या आएगा सबसे ज़्यादा 3, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर NH3 आता है, ये क्या आ गया 2 डिग्री 1 डिग्री, और फिर NH3 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव ऑफ द फिनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेसिडिक स्ट्रक्चर देन बेंजोइक आयन, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, होता है बच्चों क्योंकि वहां पर क्या आ रहा है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, और वहां पर क्या आ रहा है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, इसमें तो कोई क्वेश्चन वाली पूछने वाली बात ही नहीं है, क्या पूछा हुआ है कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों? बताओ 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 बताओ, ऑब्वियस सी बात है मेरा ज्यादा एसिडिक ये सेकंड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा आसानी से एच रिलीज कर सकता है। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस NaOH, कौन कौन एक्वस NaOH में होगा? एक मेरा ये एक्वस NaOH में हो जाएगा, एक्वस NaOH में ये हो जाएगा, अगर तुम्हें सिंपल सा चीज बताऊं तो एक्वस NaOH में 2 हो गए, फिर ये आ जाएगा एक्वस NaOH, और फिर ये आ जाएगा एक्वस NaOH में, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा है कि नहीं? बताओ बताओ। The total number contributing structure showing hyperconjugation for the following carbocation is 3 2 5 और 1 6,
द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर NaOH, यहाँ पर क्या आएगा OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा। कितने बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके देखना, 9। एकदम आसान है, पहले इधर जाएगा, एक्सटेंडेड में एक्सटेंडेड कराते रहो, क्रॉस में 2 पाथ हो जाएंगे, तो वो ट्राई कर लेना। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? एरोमेटिक कंपाउंड मेरा एक ये एरोमेटिक कंपाउंड है, 2 ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड 1 2 3, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर ये गलत बनाया हुआ स्ट्रक्चर बच्चों, कार्बन के 5 बॉन्ड बना रखे हैं, ये करेक्शन होगी। और यहाँ पर भी कार्बन के 5 बॉन्ड बना रखे हैं, करेक्शन होगी, ये ऐसे ग्रुप्स नहीं है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये ऐसे ग्रुप्स नहीं है, फिर बोल रहा हूँ मैं, 5 एरोमेटिक कंपाउंड्स में। सिंपल सा ग्रुप है। यहाँ पर क्या लगा रहा है, +H -I +M और -M। तो सबसे ज़्यादा पीके वैल्यू, अगर पीके वैल्यू की कंपैरिजन करो तो -M मेरा सबसे एसिडिक होगा, सबसे एसिडिक -M होगा, तो उसकी के वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो E का आ जाएगा T। फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, मोस्ट एसिडिक मेरा कौन सा आएगा बच्चों, R आएगा, तो R की उससे ज़्यादा होगी, R की ज़्यादा होगी मतलब 6.4, D का हो जाएगा R। फिर क्या हो जाएगा, उससे एसिडिक कौन सा, P, तो C का आ जाएगा P, फिर B का Q और A का मेरा S। इसी के साथ अपना वीडियो सोल्यूशन कंप्लीट होता है।